बिहार का एक छोटा सा गांव। संध्या का समय। शाम को अपने अपने घरों को लौटते लोग। हवा में मिट्टी की खुशबू और एक टूटा फूटा सा मकान जिसमें बैठी है रमा। उम्र लगभग 30 की एक ही, 30 के आसपास। माथे पर सिंदूर नहीं, हाथों चूड़ियां नहीं और आंखों में एक जमी हुई नदी। आज फिर सूरज ढल गया, लेकिन मेरा सूरज तो उसी दिन ढल गया था जिस दिन वो गया था। सब ये कहते हैं कि वक्त सब ठीक कर देगा, पर कोई ये क्यों नहीं कहता कि वक्त के साथ दर्द और भी गहरा हो जाता है। रमा की पड़ोसन रमा के लिए दाल चावल लेकर आती है। पड़ोसन कमला पास आती है। हाथ में दाल चावल की थाली है। रमा बहन, कुछ खा लो, आप आज फिर भूखी बैठी हैं। कमला दीदी, पेट से ज्यादा अब दिल भूखा है। पेट तो रोटी से भर जाता है, लेकिन ये दिल नहीं भरता। रमा, 2 साल हो गए, अब तो संभल जा बहन। ये तो भगवान की मर्जी थी बहन, पर तेरा भी क्या कसूर है। मेरा कसूर तो ये था कि मैंने उससे प्यार किया। सब ये कहते हैं कि विधवा को गहने नहीं पहनने चाहिए, लेकिन कोई ये भी तो बताए कि दिल के गहने कोई कैसे उतारे। सुबह का वक्त है। रमा आंगन में चूल्हे पर कुछ पका रही है। पास में उसका 5 साल का बेटा मुन्ना खेल रहा है, मिट्टी में अपने टूटे हुए खिलौनों के साथ। रमा की आंखें बेटे को देखकर पिघल जाती हैं, मगर चेहरा वही पत्थर सा बना है। माई बाबू कब आएंगे? बहुत दिन हो गए उन्हें गए हुए। बाबू अब बहुत दूर चले गए मुन्ना, वहां से लौटना नहीं होता बेटा। तो फिर मैं उड़ जाऊं उनके पास माँ? नहीं मुन्ना, तू मेरे पास रह। तू ही अब मेरा जीने का सहारा है बेटा। ठक ठक की आवाज होती है। दरवाजे पर गांव का सरपंच रामदीन चौधरी खड़ा है। उम्र 60 पार, मगर आंखों में कोई और इरादा। रमा बिटिया, सुना है खेत की मेड़ पर काम नहीं हो रहा। तू चाहे तो घरों में सफाई कर सकती है। रमेश के घर बात कर दूं? मैं मजदूरी कर लूंगी चौधरी जी, मगर किसी के घर में जाकर झाड़ू पोछा। तो रमा, अब तुम अकेली औरत हो। खुद कमाओगी तो इज्जत भी बची रहेगी, नहीं तो गांव की जुबानें तो औरत को चीर देती हैं। रमा कुछ नहीं कहती, बस दरवाजा धीरे से बंद कर देती है। अंदर आकर दीवार से टिक जाती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। मैं कौन से जुर्म की सजा काट रही हूँ? उसका जाना मेरी गलती नहीं थी। फिर क्यों हर नजरों में सवाल है, हर दरवाजे के पीछे एक कीमत। अगले दिन रमा गांव के किनारे वाले खेत में काम कर रही है। सिर पर घास का गट्ठर, शरीर पसीने में भीगा हुआ, मगर आंखों में एक अडिग जिद है, बेटे को पढ़ाकर एक इज्जतदार जिंदगी देने की। पास ही कुछ औरतें खुसुर पुसुर करती हैं। देखो ना कैसी बन के आई है खेत में। विधवा होकर भी चूड़ी पहनने का मन करेगा इसका। अरे अब तो सुना है कोई शहर वाला साहूकार इसके पास आ रहा है, मदद करने के बहाने। रमा सुन लेती है सब, मगर इस बार रोती नहीं। गट्ठर को जमीन पर फेंकती है और सीधे उन औरतों के सामने जाती है। जिस दिन औरत की तकदीर उसकी चूड़ी नहीं, उसकी मेहनत तय करेगी, उस दिन तुम्हारी जुबानें भी शर्म से झुक जाएंगी। औरतें चुप हो जाती हैं। पहली बार रमा के अंदर वो आग दिखती है जो सिर्फ मां बनने के बाद पैदा होती है। गांव में हलचल है। सुनने में आया है कि शहर से कोई बड़ा साहूकार विक्रम सेठी गांव में नया गोदाम खोलने वाला है। उसके साथ कुछ मजदूर और एक गाड़ी आई है। गांव की औरतें उत्सुक हैं। रमा भी चुपचाप अपने घर के कोने में बैठी है, पर नजरें बाहर की हर हलचल पर हैं। शाम को दरवाजा खटखटाता है। वही साहूकार विक्रम सेठी सामने है। उम्र करीब 45, कपड़े महंगे, चेहरे पर बनावटी मुस्कान, साथ में
गांव का रामदीन चौधरी भी है। नमस्ते बहन जी, मैं विक्रम सेठी शहर से आया हूँ। आपके बारे में सुना, बहुत मेहनती हैं आप। नमस्ते। आप मुझसे क्या काम है? काम नहीं बहन जी, तोहफा है। मेरा गोदाम बन रहा है और मुझे एक भरोसेमंद औरत की जरूरत है जो हिसाब किताब रख सके। आपके जैसे इज्जतदार लोग ही तो गांव को आगे बढ़ा सकते हैं। बात यही है। रमा को थोड़ा शक होता है, मगर विक्रम की बातों में मिठास है। वो एक माँ है, बेटे का पेट पालना है और कोई सहारा नहीं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ बहुत, बस 10वीं तक पढ़ी हूँ। बस उतना ही काफी है बहन जी। आप कल से आ जाइए, तनख्वाह भी ठीक ठाक दूंगा, 3,000 महीना। हाँ हाँ, लड़की समझदार है, मेहनती है, तगड़ा काम करेगी। विक्रम चला जाता है। रमा की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक है, मगर वो नहीं जानती ये राह सीधी नहीं। कुछ हफ्ते बीतते हैं। रमा रोज गोदाम जाती है, हिसाब रखती है, काम करती है। विक्रम उसे धीरे धीरे मिठास से लुभाने लगता है। रमा जी, आपको देखकर दिल को सुकून मिलता है। अकेले औरत ने इतना संभाल लिया। आप चाहें तो हमेशा के लिए मेरे साथ। विक्रम जी, मैं विधवा हूँ मगर बेबस नहीं। मर्द का सहारा नहीं चाहिए, इंसानियत चाहिए। आप जो कहना चाहते हैं वो साफ साफ कहिए। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मदद करना चाहता था। मदद वो होती है जिसमें नीयत साफ हो। आप मुझे काम दीजिए, इज्जत से तनख्वाह दीजिए, बस। अगले दिन अचानक रमा को काम से निकाल दिया जाता है। वजह, गोदाम के पैसे गायब होने का इल्जाम। गांव में कानाफूसी शुरू हो जाती है। मैं तो कहती थी ऐसी औरत को ज्यादा आजादी नहीं देनी चाहिए। साहूकार ने खुद देखा होगा कुछ, तभी निकाला। रमा टूट जाती है, मगर इस बार नहीं रोती। वो सीधे पंचायत पहुंचती है। शांति रखिए सब लोग। आज हम यहाँ रमा और विक्रम सेठी के बीच हुए विवाद का फैसला सुनने इकट्ठा हुए हैं। रमा का इल्जाम है कि साहूकार ने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और बदले में उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। रमा बिटिया, तुम अपनी बात साफ साफ पंचायत के सामने रखो। मैं गरीब हूँ मगर चोर नहीं। मेरी गरीबी को मेरी कमजोरी समझा गया। विक्रम सेठी पर इल्जाम है। उसने मेरे चरित्र पर दाग लगाया क्योंकि मैंने उसकी बेहुदा बातों का विरोध किया। मैं विधवा हूँ मगर मेरी इज्जत भी उतनी ही अनमोल है जितनी किसी सुहागन की। विक्रम सेठी ने मुझे काम देकर मेरा भरोसा जीता, फिर धीरे धीरे अपनी नीयत दिखाने लगा। गांव वाले सन्न हैं, चौधरी भी चुप। मगर एक आवाज उठती है, मैं गवाही दूंगी। विक्रम जब भी उसके घर आता, आंखों में कुछ और ही होता था। रमा ने कभी गलत नहीं किया। मैंने खुद देखा, वो अक्सर अकेले में रमा से फुसफुसा कर बात करता था। और जब रमा ने उसका विरोध किया, तो अगले ही दिन वो कहने लगा, इसे काम से निकाल दो। कुछ और औरतें आगे आती हैं। अब आवाज एक हो जाती है, रमा के साथ न्याय होना चाहिए। विक्रम बाबू, आपके पास कोई सबूत है कि रमा ने पैसे चुराए? वो हिसाब में गड़बड़ी थी। मैंने सोचा गांव की औरत की इज्जत को बिना सबूत के मिट्टी में मिला दिया। तुम साहूकार हो, इसलिए सोचते हो कि जो चाहो करोगे। पंचायत का फैसला है, रमा पर लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद हैं। विक्रम सेठी को माफी मांगनी होगी और गांव से 7 दिन के अंदर गोदाम समेटकर निकल जाना होगा। अगर नहीं गया तो उसे गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। भीड़ में तालियां बजती हैं। रमा की आंखों से आंसू छलकते हैं, मगर ये आंसू अब हार के नहीं, जीत के हैं। पंचायत के फैसले के बाद रमा को समाज से एक नई पहचान मिली है।
लेकिन पेट की भूख और बेटे की पढ़ाई अब भी उसकी पहली प्राथमिकता है। एक शाम रमा अपने आंगन में बैठी है, हाथ में पुराने अखबार और कुछ पुराने रेशमी कपड़े हैं जो उसकी सास के जमाने के हैं। पास बैठा मुन्ना चुपचाप कुछ पढ़ रहा था। मुन्ना, अगर माई कुछ बनाए ऐसे पैर पोंछने के लिए पायदान जो बाजार में बिक जाए तो ठीक रहेगा ना? हाँ अम्मा, तू तो सब कुछ बना लेती है। रमा मुस्कुराती है। वह उठती है, अपने पुराने कपड़े इकट्ठे करती है और अपनी सुई धागा निकाल लाती है। पहली बार अपने हाथों में आत्मनिर्भरता की रोशनी महसूस होती है। अगले दिन रमा बाजार जाती है, कुछ सस्ते धागे, फीते और रंग बिरंगे बटन खरीदती है। घर आकर काम शुरू करती है। 3 दिन में वह 3 पायदान तैयार कर लेती है, सब हाथ से कढ़े हुए। मुन्ना, ये पायदान तैयार है। मैं हरिया भाई की दुकान पर जा रही हूँ। हो सकता है हरिया भाई पायदान बेचने में हमारी मदद कर दें। पायदान लेकर रमा हरिया की दुकान पर जाती है। हरिया भैया, ये पायदान देखिए, अगर चाहें तो बेचिए, कुछ आमदनी हो जाएगी। अरे वाह रमा बहन, बहुत सुंदर हैं ये सब पर्यावरण वाले कपड़े। आजकल शहर के लोग तो ऐसे ही पायदान ढूंढते हैं। मैं रख लेता हूँ, अगर बिके तो और बनवाऊंगा। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए भैया, बस इतना कि मुन्ना की किताबें पूरी हो। कुछ दिन बाद हरिया रमा के घर आता है। अरे हरिया भाई, आप? बहन, 2 दिन में 3 पायदान बिक गए। एक शहर वाला आया था, बोला और चाहिए। अब तो तू छोटी सी कारीगर बन गई। रमा के चेहरे पर पहली बार गर्व की चमक है। वह एक नई राह पर चल पड़ी है। वह गांव की कुछ और विधवाओं और गरीब औरतों को बुलाती है। कमला, सुगनी, पारो। रमा, हम सब मिलकर काम करेंगे। एक अकेली का संघर्ष छोटा लगता है, मगर साथ मिल जाए तो हाथ भी मजबूत हो जाते हैं और आवाज भी। तू अब हमारी गुरु बन गई है रमा बहन। तूने सिखाया कि रोने से जिंदगी नहीं चलती, सीने से चलती है। जिस औरत को गांव ने कभी बेबस कहा था, आज वो औरत पूरे गांव की रीढ़ बन गई है।